एक बार फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। नदियों में प्रदूषण क्या है, उसके कारकों की चर्चा करें, समुचित उपाय को सुझाएं और नदियों के प्रदूषण से होने वाले प्रभावों की चर्चा करें। ठीक है, नदियों में होने वाले प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा करें। तो ये चार प्रश्न के उत्तर हमको लिखने हैं। अब इसका जो उत्तर आएगा, आंसर फर्स्ट वाला जो उत्तर हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि नदियों में प्रदूषण क्या है, तो हमको सीधी सी बात है, जो प्रश्न पूछा गया है। सुप्रभात शीला जी। देखिए, नदियों में प्रदूषण क्या है इसको समझना है, तो हमको यही समझना, सीधी सी बात है, जल प्रदूषण का ही अगर उत्तर लिखोगे तो सही 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 बैठ जाएगा। नदियों में प्रदूषण क्या है या जल प्रदूषण क्या है, बातें की जल प्रदूषण भी लिखोगे तो भी एक ही आंसर मिलेगा उसका। देखिए, प्रदूषण से मतलब ये है कि जल में होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। नदी के जल में होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जिसके कारण नदियों का जल दूषित, प्रदूषित या विषैला हो जाता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं लिख दूंगा पूरी डेफिनेशन। नदियों में होने वाले रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जिससे नदियों का जल दूषित, प्रदूषित या विषैला हो जाता है तथा जंतुओं, पेड़ पौधों, पेयजल और सिंचाई आदि के लिए उपयोग में नहीं होता है। तो ऐसे जल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदूषित जल या नदियों में प्रदूषण कहेंगे। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। नदी जल में होने वाला भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन जिसके कारण नदियों का जल दूषित या विषैला, जहरीला भी लिख सकते हैं, विषैला हो जाता है। प्रदूषित जल कहलाता है। मैंने आपको लिंक भी मैंने आपको बोला था कि अपने आंसर टेलीग्राम में भेज दें। खाली एक ही लड़की ने आंसर भेजा था, शीला जी ने आंसर भेजा था। ठीक ठाक उनका आंसर था। डेफिनेशन में थोड़ी सी कमी थी, बाकी आपने सही कारण लिखे थे। प्रदूषित जल कहलाता है तथा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं पेयजल तथा सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए उपयोग में न होता हो या उपयोग योग्य न हो। तो ऐसे जल को हम लोग प्रदूषित जल कहेंगे ना, जो जल कहीं ना कहीं, ठीक है, आपने प्रश्न आपने चेक किया, सेंड किया, मैं चेक कर लूंगा। अ, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा पेयजल और सिंचाई आदि काम के लिए भी उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे जल को हम लोग बोलेंगे प्रदूषित जल, या ऐसी नदियों को हम लोग बोलेंगे प्रदूषित नदी। ठीक है, तो ये आंसर लिखा जा सकता है कि नदियों में प्रदूषण को आप क्या समझते हैं। ये तो पहला वाला हमारा टाइम हो गया क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें, कारकों की चर्चा करें। तो दूसरे वाले प्रश्न पे आता हूं मैं। जल्दी से इस प्रश्न को, इस आंसर को नोट कर ले, ताकि मैं दूसरे, और नोट क्या कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लास क्लास के बाद आप अपना
नोट्स बना ले, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है कारक। प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक। नदियों में प्रदूषण के प्राकृतिक तथा मानव जनित कारण हो सकते हैं। नदियों में प्राकृतिक तथा मानव जनित कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा नदियों का पानी जो है वो क्या होता है, विषैला हो जाता है। तो प्राकृतिक कारण की चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रकृति कभी गंदा नहीं करती, लेकिन प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण से आशय क्या है? प्राकृतिक कारण से आशय है कि वो कारण जिसमें मानव का योगदान ना हो तो उसको प्राकृतिक ही कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां पानी में सड़ जाती हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि पेड़ पौधे जहां पर नदियां ज्यादा होगी वहां पर पेड़ों की भरमार रहती है, और जहां पर पेड़ों की भरमार रहती है वहां पर सीधी सी बात है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब पतझड़ का सीजन आता है तो पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये पत्ते कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से कैसे भी करके ये चले जाते हैं कहाँ पर, नदियों में चले जाते हैं, और पानी के साथ मिलकर ये पूरा सड़ जाते हैं, और सड़ने की वजह से पानी को गंदा कर देते, दूषित कर देते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां पानी में सड़ जाने से ये प्राकृतिक कारण हो सकता है। दूसरा, जंतुओं के मल को पानी में बहाने से पानी में जंतुओं, देखिए अगर इंसान बहा रहा है तो अलग बात, जंतु जो है वो पानी पीने जाते हैं। जंतु कहीं सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो या कहीं पर भी हो, जीव जंतु वहीं पर जो है जाकर मल त्यागते हैं जिससे भी गंदा होता है। जंतुओं के शव पानी में सड़ जाते हैं। ये प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। इसके अलावा और कोई तीसरा प्राकृतिक प्राकृतिक कारण नहीं। अगर आपके दिमाग में संज्ञान में ऐसा कोई कारक है तो आप चाहे तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कारक हो सकते हैं प्राकृतिक। वैसे तो आप किताब या इंटरनेट भी सर्च करोगे तो आपको ज्यादातर दो ही चीज मिलेगी, एक ही चीज मिलेगी, सॉरी, कारकों में खाली एक चीज मिलेगी, मानव निर्मित कारक। क्योंकि ज्यादा जो विषैला बनाया गया है नदियों को वो केवल मानव निर्मित कारकों से ही बनाया गया है। लेकिन थोड़ा इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना कोशिश करेंगे तो प्राकृतिक कारणों की भी चर्चा कर सकते हैं। तो प्राकृतिक कारण अगर आपने लिख दिया है तो ये बढ़िया कारण हो सकता है। प्राकृतिक के बाद हम लोग मानव निर्मित कारक पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित कारक या मानव जनित कारक। सबसे बड़ा जो कारक मानव जनित कारक है, सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। सबसे पहला जो ऑप्शन आना चाहिए आपका वो आना चाहिए औद्योगिकरण। इससे क्या होता है? उद्योगों से निकलने वाला विषैला पदार्थ, उद्योगों से जो निकलता है विषैला पदार्थ वाला विषैला पदार्थ। देखिए उद्योगों से निकलने वाला जो विषैला और खराब पदार्थ होता है, किस नाम से टेलीग्राम चैनल कोई बता, शिवराज जी सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए, संकल्प नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ नाम क्या है चैनल का। जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं जिस पे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं अपने, उसका नाम है संकल्प 07 नाम से आएगा। संकल्प 07 पे
को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे आपको इसके उत्तर प्रश्न आप डाल सकते हो। उस ग्रुप पे सब बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सारे। अ, उद्योगों से निकलने वाला जो विषैला पदार्थ होता है वो नदी में बहाया जाता है, नदियों में बहाने से। देखिए बहाने से समस्या क्या है, अगर इसको उचित उपचार के बाद बहाया जाए तो ये उपचार के बिना बहा देते हैं। अगर औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाला जो विषैला पदार्थ होता है वो नदियों में उपचार के बाद बहाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उपचार के बिना ही, कोई व्यवस्थित उपचार नहीं किया उसके बिना ही ये लोग बहा देते हैं, जिससे विषैला हो जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है शहरीकरण। शहरीकरण, आपको दस बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर का जो वेस्ट मटेरियल है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो सब बहा दिया जाता है। कहाँ पर? वो सब नालों के माध्यम से, नालों से नदियों में चला जाता है। पूरे शहर की गंदगी जो है वो बह करके कहीं ना कहीं चली जाती है। और सबसे बड़ा एक जो जो प्रदूषण जो मानव द्वारा जो जनित किया जा रहा है, शहरीकरण में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें आप लिख सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन पर तो अपने आप में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पॉली पॉल्यूशन? पॉलीथीन प्रदूषण क्या है? यह किस प्रकार से जलीय जीव को प्रभावित करता है? क्वेश्चन में दूंगा, इसका आंसर लिख सकते हैं आप कि पॉलीथीन प्रदूषण क्या है, किस प्रकार से जलीय जीवन को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि 2019 में एक ऐसा न्यूज आया था जिसने पूरी दुनिया को अ, शिवराज जी, लिंक मेरे पास, लिंक कहाँ से सेंड करूँ आपको? एक्चुअली ये सिस्टम पे लिंक मैं अभी सेंड नहीं कर पाऊंगा। जो भी मैं आपके मित्र हैं जो जुड़े हुए वो आपको सेंड कर देंगे, घबराइए नहीं। क्लास के अंतिम में मैं आपको और लिंक बता दूंगा, ठीक है? अभी क्लास हम लोग थोड़ा व्यवस्थित तरीके से चलाएं तो बढ़िया है। ठीक है। अवशिष्ट पदार्थों को नाले में बहाने से, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तुरंत बोल दिया है कि पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन प्रदूषण क्या है, और पॉलीथीन प्रदूषण से जलीय जीवन में होने वाले प्रभावों को समझाइए। एक प्रश्न बड़ा अच्छा बन सकता है। क्यों? मैंने बताया 2019 में न्यूज क्या आया था। 2019 में न्यूज ये आया था कि पूरी दुनिया की सबसे गहरा जो स्थान है ना, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा स्थान है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच में भी पॉलीथीन मिली थी। मेरियाना ट्रेंच तक पॉलीथीन चला गया। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पॉलीथीन का पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। ओशियंस में, महासागरों में कई सारी मछलियां मर जाती हैं। मुंबई के कोस्ट पर एक व्हेल मछली का शव आकर के पड़ा था। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें क्विंटलों से, एक क्विंटल भी नहीं, क्विंटलों से पॉलीथीन निकाली गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने जो है लापरवाह हो चुके हैं, जो पॉलीथीन प्रदूषण की जो समस्या है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में। पॉलीथीन, पॉलीथीन का नुकसान कृषि में भी हो सकता है। धीरे धीरे ये पॉलीथीन खेतों में भी चली जा रही है और खेतों की उर्वरता को भी समाप्त कर देगी। वो समय दूर नहीं जब भारत में किसानों को मजदूर करके खेतों से पॉलीथीन साफ करने के लिए भी जो है टेंडर देना पड़ेगा। ये हालत हो रही है लगातार। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए सरकारें क्या कर रही है, जैसे मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, भोपाल, इंदौर, इन सभी शहरों में क्या है, इन सभी शहरों में समस्या, सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। गीला कचरा, सूखा कचरा, और जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी क्या कर दिया है कि जितनी पॉलीथीन आप फेंकते हो उसको पहले अलग छांट के अलग ले आते हैं, उसका रिसाइकल किया जाता है। बाकी सब जो कचरा है वो, तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों ने जागरूकता तो लाई है इस क्षेत्र में। तो पॉलीथीन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। शहरीकरण एक हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो है घरेलू अपमार्जक या घरेलू अवशिष्ट। इसको आप शहरीकरण में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घरेलू अपशिष्ट अलग से पॉइंट भी बनाओगे तो कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बनाओगे चौथा वाला तो वो है आपका कृषि।
आप सोच रहे हो सर कृषि कैसे नदियों के पानी को दूषित करेगा? तो सीधा संबंध है। कृषि के कार्यों में हम लोग लगातार कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कृषि के कार्यों में हम लोग लगातार कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने की वजह से कई राज्यों में समस्या तो वैसे ही है, ज्यादा मात्रा में, और कई बार बारिश के कारण ये बह करके नदियों में पहुंच जाते हैं। इससे नदियां तो दूषित होती, क्योंकि केमिकल से वहां के जीव जंतु प्रभावित होते हैं, मृत्यु हो जाती है। और एक बड़ी एक इकोलॉजी में एक समस्या, आप अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ोगे तो वहां एक वर्ड आएगा जिसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। ये नदियों में भी समस्या मिलती है कृषि की वजह से, और सागरों महासागरों में भी कृषि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या क्या है, वो समस्या यही लिख देना आपको आंसर में। उससे आपको, उससे उत्तर जांचने वाले को लगेगा कि काफी टेक्निकल वर्ड ही लिख रहे हैं, और वो है बायो मैग्निफिकेशन। फिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बायो मैग्निफिकेशन की समस्या क्या है, समझना इसको, इसका उत्तर भले आप अलग से लिख लेना। कृषि कार्यों में किसानों द्वारा अत्यधिक मात्रा में रसायनों का और कीटनाशकों का उर्वरकों का उपयोग करने से नदी के जल में या महासागरीय जल में जब वो बह करके चला जाता है, तो नदी तंत्र हो या महासागरीय तंत्र हो, एक्वेटिक एक्वेटिक सिस्टम हो, वहां पर क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ये बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि क्या होता है कि जब, आपको पता है कि मछलियां हो या कितने भी जीव जो जलीय जीव होते हैं, ये ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। और खाली खाली मछलियां और जीव जंतु ही नहीं, जो जलीय पौधे होते हैं, जिसमें जल कुंभी एक एक अतिक्रमण वाला एक पौधा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उग जाता है। जलीय पौधे भी क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब ये पेस्टिसाइड और उर्वरक लगातार घुल करके समुद्र और नदियों में पहुंचते हैं, तो ये उन जलीय पौधों के लिए पोषण का काम करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट हर चीज पे डाल रहे हैं, लेकिन वो जलीय पौधे जो जलीय पौधे जो होते हैं, उनमें ये पोषण का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में या नदी क्षेत्रों में जहां पर नदियां गिर रही होती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जलीय पौधे उत्पन्न होने लग जाते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में जलीय पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ज्यादा उपयोग करेंगे, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ज्यादा उपयोग अगर जलीय पौधे करना शुरू करेंगे, तो वहां पर मछलियां और अन्य जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो उस क्षेत्र से पलायन करना शुरू कर देंगे। तो कृषि से होने वाला प्रदूषण किस हद तक पहुंच गया, आप सोच सकते हैं। इसको इकोलॉजी से हम लोग जोड़ ले तो मेरे ख्याल से बायो मैग्निफिकेशन का आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो अलग से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, समझाइए, प्रभावों समेत समझाइए, तो प्रभाव भी आपको समझ में आ जाए। ये पर्यावरण का एक प्रश्न आ सकता है, जिसको हम लोग कृषि से जोड़ सकते हैं, मानव जनित कारकों में। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो गया। एक और कारक जो बड़ा एक ट्रेडिशनल कारक है, पारंपरिक कारक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। आपको पता है हिंदू कल्चर में शवों का, कई कई जगह तो शवों को भी सीधा बहा दिया जाता है। हिंदू कल्चर में तो सीधा सीधा शवों को बहा दिया जाता है। ये शवों को बहाने का कल्चर भी खत्म करना चाहिए। और साथ जितने भी हिंदुत्व से जुड़े हुए, जो भी हिंदू धर्म के लोग जो मानने वाले हैं, आस्था अपनी जगह है, लेकिन आस्था के कारण अगर नदियों का जल दूषित हो रहा है, तो ऐसी आस्था को थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है गंगा में हड्डियों का विसर्जन किया जाता है, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो ये अस्थियां और हड्डियां विसर्जन करने से, और लोग सीधा सीधा उसमें जो है जो राख होती है, वो किलो क्विंटल से राख बहा देते हैं। तो राख के विसर्जन करने से, हड्डियों के विसर्जन करने से, अस्थियों के विसर्जन करने से, वाराणसी में तो कई जगह प्रावधान है कि सीधा सीधा शवों को ही गंगा में बहा दिया जाता है। तो ये सब चीजें, वैसे शवों के बहाने की घटना जो अब कम होने लगी, सरकार ने उचित उस पर क्या किया है,
एक नियंत्रण कस लिया है। तो आप समझ सकते हो इस बात से कि मानवीय पारंपरिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे अस्थियों का बहाना, हड्डियों का बहाना, राख का बहाना, इन सब से भी नदियों में प्रदूषण फैलता है। तो मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट इतने अच्छे हैं कि इनको लिख दोगे तो इससे दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें पॉलिथीन और बायोमैग्निफिकेशन से अपने आप में एक प्रश्न बन जाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको ये भी उत्तर। अगर आपने अपने उत्तर में इन कारणों की चर्चा की है तो आपका उत्तर सटीक बैठ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया मानव जनित कारक और प्राकृतिक कारक। अब बात कर लेते हैं हम लोग उपाय की। उपाय की बात कर लेते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपको एक चीज और मिलेगी मानव जनित कारक में, तापीय जल। तापीय जल मतलब होता है अ, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जल से तो गर्म हो जाता है। गर्म या कई कई जगह पर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाला जल जो है वो गर्म होने के बाद वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। तो ये गर्म जल क्या है, टेम्परेचर बढ़ा देता है उस नदी का। और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, तापीय जल की वजह से मछलियों का जीवन भी प्रभावित होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि तापीय जल भी प्रदूषण फैलाता है एक तरह से। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण में भी कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे यमुना नदी का उदाहरण आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि यमुना नदी 57% जो पानी है वो लगभग दूषित हो चुका है पूरा। और पूरे दिल्ली का जितना भी सीवेज है, दिल्ली का जितने भी नाले जो है वो सब यमुना से जुड़े हुए हैं। और यमुना को काफी दूषित नदी बना दिया गया है। गंगा भी इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नर्मदा भी कई जगह पर जो है उसका प्रदूषण किया जा रहा है। शिप्रा नदी, नदियों के प्रदूषण में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नदियां ही नहीं, झीलों में भी प्रदूषण मिलता है। आप चाहे तो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। कर्नाटक बेंगलोर में एक झील है जिसका नाम है बेलंदूर झील। बेलंदूर झील, बिल्कुल। हिंदू धर्म में 3 तरह के अंतिम संस्कार बताए गए हैं, जल, अग्नि और मिट्टी। तीनों तरह के बताए गए हैं। लेकिन हमारे देश में जो प्रथा है वो चली आ रही है। अग्नि में जलाने के बाद अस्थियों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इन तीनों से मिट्टी में जो दफनाने की जो पुरानी परंपरा है हमारी, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिट्टी वाली परंपरा का जिक्र होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शवादान की एक हमको एग्जाम्पल मिलता है। तो हिंदू धर्म में वो भी चीज थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको खत्म कर दिया है। हो ना उसके पीछे कुछ बीमारियों का एक उदाहरण रहा हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपाय। देखिए, उपाय में सब लोग उपाय अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे कि नदियों में उद्योगों का दूषित जल न बहाया जाए। क्योंकि जो कारक है उसको उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उपाय मिलेंगे। उद्योगों का दूषित जल नदियों में ना बहाया जाए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, शहरों से निकलने वाले सीवेज को शहर से कहीं दूर उसका एक समुचित उपचार किया जाए। ये किया जा सकता है, नदी में नहीं बहाए उसको। साथ ही साथ जो है अ, अ, जो शवादान है वगैरह वगैरह जो हमने बात की ना, हड्डियों को बहाने की ये जो भी व्यवस्था है, जानवरों के शवों को या मानव शवों को नदियों में ना बहाया जाए। ये बहुत जनरल आंसर है जो आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब है जागरूकता, ये सब सरकार ने बैन करके रखा, उसके बाद भी ये चीजें हो रही है। इसका मतलब है कि किस चीज की कमी है, जागरूकता की। तो आप लिख सकते हैं, इन पॉइंट के बाद आखिरी में लिखा जा सकता है कि भारत में नदियों के प्रदूषण को बचने का सबसे सही तरीका है जन जागरूकता का अभाव। तो लोगों में नदियों के महत्व के प्रति जागरूकता को पैदा किया जाए। और सरकार लगातार इस मार्ग में कई सारी नीतियां बनाए। आपको पता है सरकार ने 3 प्रकार की अलग अलग नदी से संबंधित नीतियां बना चुके हैं वो। नदी उपकर प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड बनाया था 1977 में। 1974 में भी एक बोर्ड बनाया था, नदी प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड। उससे पहले भी नदी बोर्ड बना दिया गया था लगभग 1950s के आसपास। तो ये अलग अलग समय में सरकार ने अलग अलग कानून अधिनियम बनाए हैं और अधिनियम के द्वारा लोगों को सजा का प्रावधान भी कर दिया। तो सजा देने के बाद भी अगर लगातार नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है तो सजा देना इसका उपाय नहीं है।
इसका उपाय जन चेतना और जन जागरूकता हो सकता है। तो पहले तो हम लोग वो सिंपल से पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं कि उद्योगों का जो पदार्थ होता है न बहाया जाए। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मल जो होता है, मल को नदियों में ना बहाया जाए। घर से जितना भी मल निकलता है नालियों के माध्यम से नालों में जाता है, नालों के माध्यम से नदियों में जाता है, ये भी कर सकते हैं हम लोग इन्हीं। पेट्रोलियम अवशिष्टों को न बहाया जाए। पेट्रोलियम पदार्थ से जो अवशेष निकलते हैं उनको भी इसमें नहीं बहाना चाहिए। अगर ये बहाओगे तो इससे भी समस्या होगी, नहीं बहाना चाहिए, समस्या का निदान है। मृत जीवों को दफनाया जाए। ये किया जा सकता है, अगर ये कर दिया तो हो सकता है कि ये समस्या का समाधान हो सके। और आखिरी में लिख सकते हैं आप इसके अलावा, जन जागरूकता लाई जाए। निष्कर्ष में लिख सकते हैं चाहे तो कि नदियों के प्रदूषण को रोकने का सबसे उचित उपाय जन जागरूकता का फैलाना है। नदियों के महत्व से संबंधित शिक्षा को पूरे भारतवर्ष में फैलाया जाए और भारतवासियों को इससे संबंधित शिक्षा दी जाए कि नदी हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और जितनी भी बस्तियां नदियों के आसपास बसी हुई है उनको नदियों से थोड़ा दूर बसाया जाए। क्योंकि जो बस्तियां बसी हुई ना, नदी, गंगा नदी के आसपास कई सारी बस्तियां बसी हुई है, उनका सीधा सीधा मल मूत्र जो त्यागते हैं वो सब नदी में मिल जाता है, नुकसान करता है। इस वजह से नमामि गंगा अभियोजना योजना चलाई है सरकार ने, गंगा सफाई अभियान चलाया है। इसमें मेन मोटिव इनका है कि बस्तियों को दूर रखा जाए और थोड़ा इनके ऊपर अर्थदंड भी दिया जाए ताकि लोग जो है समझेंगे। जब तक जागरूकता नहीं आएगी इस क्षेत्र में, तब तक नदियों का पानी साफ नहीं होगा। और अच्छे सरकारी प्रयास किए जाए। एक उपाय में ये भी लिख सकते हैं, उचित सरकारी शासकीय नीतियों का, ये शब्द लिख दिया आपने तो मजा आ जाएगा, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन किया जाए। उचित सरकारी नीतियों का या सरकारी नीतियों का उचित क्रियान्वयन किया जाए। समस्या कहाँ है, नीतियां सरकार बहुत अच्छी बनाती है फिर भी देश पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, lack of execution of policy is the major problem of Indian डेवलपमेंट। भारत में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके मेन कारणों में हम लोग क्रियान्वयन को लिख सकते हैं। तो इतने कारण लिख दिए तो आपका उपाय सही हो जाता है। तो नदियों को प्रदूषण से बचाने के उपायों में आप ये चीजें लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आंसर काम में आए। नेक्स्ट आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन इसी में दिया था, इसी में क्वेश्चन है कि नदी प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा करें। कौन कौन से प्रभाव नदी प्रदूषण में हो सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। प्रभाव, पहले ही नंबर में लिख दो बायो मैग्निफिकेशन। फिकेशन, पहले पॉइंट में लिख दो बायो मैग्निफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, वो वही पानी जो गंदा हो रहा है हम लोग गंगा मैया बोल के पी लेते हैं। गंदा पानी पीने से बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? पानी गंदा होगा तो स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, जैसे विभिन्न बीमारियां, डायरिया वगैरह जो पानी से बीमारियां होती हैं, हैजा, उल्टी, दस्त, डायरिया, जितनी बीमारियां होती है सब गंदे पानी के
कंटामिनेटेड वाटर को इनटेक करने की वजह से जो डिजीज होती है उसको आप लिख सकते हैं इस पॉइंट में। तो पहला पॉइंट हो गया बायोमैग्निफिकेशन। दूसरा पॉइंट हो गया आपका स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। जलीय खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला बाधित हो जाती है, ये भी लिख सकते हैं आप, जलीय खाद्य श्रृंखला बाधित, ऐसा भी आंसर लिखा जा सकता है। इसके कारण जलीय खाद्य श्रृंखला भी बाधित हो जाती है। और एक तो मैं बोल ही रहा हूँ कंटामिनेटेड जल पी रहे हैं, पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या। उपाय में एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, नदी जोड़ो परियोजना एक अच्छी परियोजना जिसके द्वारा भी नदियां साफ हो सकती है। नदी जोड़ने से क्या होगा, पानी का उचित उपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रभाव लिख सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बीमारियां उत्पन्न होगी, जलीय खाद्य श्रृंखला बाधित होगी, क्योंकि जलीय खाद्य श्रृंखला बाधित, मछलियां मरना शुरू होंगे, तो मछलियों से पर डिपेंडेंट बड़ी मछलियां से पूरा जो वहां का फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पेयजल की समस्या हो जाएगी, साफ सुथरा पानी नहीं। दिल्ली में बड़ी समस्या होती है पेयजल की, जमुना का पानी वो लोग पीते हैं, पहले उसको फिल्टर करना पड़ता है। अगर किसी दिन फिल्टर खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ गई, तो उस दिन पूरा दिल्ली जो है वो पानी से विहीन रह जाएगा। तो बड़ी समस्या है। हम लोगों की डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे हो गई, अगर टेक्नोलॉजी साथ नहीं देगी तो समस्या है ना। तो हम लोगों को इसको देखना चाहिए, पेयजल की समस्या बड़ी समस्या है। और अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी साहब यूनाइटेड नेशन में गए थे ना, तब उन्होंने यही बात बोली थी कि दुनिया की बहुत ज्यादा तबका, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, भारत ही नहीं विश्व में भी गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो रहा है। तो एक गंदे पानी की समस्या भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन के मंच पर इतनी बड़ी बात बोल रहा है गंदे पानी को लेकर के, वो कंसर्न दे रहा है, विशेष वहां पर एक ध्यान आकर्षण किया जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ी समस्या तो है। ठीक है ना। तो ये प्रभाव आप लिख सकते हैं। ठीक है, खत्म करूं। ये पहला प्रश्न था आपका जिसका उत्तर इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करें, सेकंड प्रश्न भी मैंने दिया था आपको। दूसरा प्रश्न दिया था मैंने कि बहु नदी जोड़ो परियोजना या नदियों के जोड़ने से क्या लाभ हो सकते हैं। नदी जोड़ो योजना या रिवर लिंक प्रोजेक्ट से क्या लाभ होंगे, सीधा आंसर लिखा जाता है, क्या क्या लाभ होंगे। अगर आप इस तरह के आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जितने ज्यादा क्वेश्चन चाहिए मैं उतने ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, और आंसर भी मैं अच्छे फॉर्म में लिखा दूंगा, क्योंकि मेंस की तैयारी करना बहुत जरूरी है। प्री बच्चा कई बार निकाल देता है, लेकिन मेंस निकालने में समस्या होती है। ये लिख लिया तो मैं अगले प्रश्न की ओर जाऊं। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि नदी जोड़ो परियोजना के लाभ क्या क्या है। इसका आंसर बिल्कुल मेंशन्ड है, इसके आंसर की हम लोग बात कर लेंगे। नदी जोड़ो परियोजना के क्या क्या लाभ हैं। आपको सारे पॉइंट इंग्लिश में दिख रहे होंगे। मैं बता दूं आपको कि भारत में सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत 1858 में हो गई थी। भारत में सबसे पहले नदी जोड़ने का जो विचार आया था वो सिंचाई को लेकर के सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन। अगर आपको ये वर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं बड़े शब्दों में, सर आर्थर थॉमस कॉटन। सर आर्थर थॉमस कॉटन, इन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी, वह दिया था कि नदियों को जोड़ा जा सकता है। क्या जरूरत पड़ी नदियों को जोड़ने की? नदियों को जोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में अभी भी, भारत ही क्या मध्य प्रदेश में देखोगे तो मध्य प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र है जहां पर 3 बार की खेती की जाती है। खरीफ, राबी और जायद तीनों प्रकार की फसलें नहीं होती है पूरे मध्य प्रदेश में। कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा है, तो वहां पर 3 तरह की फसलें की जाती हैं। ज्यादातर मध्य प्रदेश में 2 तरह की, और जो बचा हुआ भाग वो केवल वर्षा वाली फसल ही करता है, खरीफ की फसल ही करता है। कारण क्या है? पानी की उपलब्धता। और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का तरीका क्या है? नदियों को जोड़ा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी नदी अपवाह तंत्र है भारत में, उन सभी नदियों का जल अंत में समुद्र में जाकर के मिल जाता है। समुद्र में जाकर के मिलेगा,
और कितना मिल जाता है? ऑन एन एवरेज 70% ऑफ वाटर, 70% जल जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वेस्टेज हो जाता है। वेस्ट ही बोलेंगे, समुद्र में चला गया तो समुद्र, उसका उचित उपयोग नहीं किया जा गया। अगर नदियों को जोड़ा जाएगा तो उन नदियों के जुड़ाव से वो नदियां जो मौसमी होती थी, उनमें मौसम से ज्यादा समय तक, यानी कुछ 2-3 महीने एक्स्ट्रा पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और वो काफी होता है किसानों को सिंचाई के लिए। नहर बना करके जोड़ सकते हैं, सिंचाई के लिए किसानों को नहरों के माध्यम से पानी दिया जा सकता है। तो एक तरह की ये बहुउद्देशीय परियोजना हो सकती है। तो बहुउद्देशीय इसका मतलब इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं। तो लाभ की चर्चा करें अगर हम लोग, देखिए अगर भारत की पूछा जाए कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने ये नदी जोड़ो योजना वाला सिस्टम लाया गया था, भारत के नदी जोड़ने का जो सबसे पहले भारत आइडिया इंडिया में लेकर के जो प्रधानमंत्री के अंदर में था, वो आइडिया मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था, योजना भी बनाई थी। नदी जोड़ो योजना का सबसे पहले शुभारंभ करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 30 नदियों को जोड़ने का एक खाफा तैयार किया था, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। हालांकि वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उससे पहले सरकार गिर गई। लेकिन अभी भी जो है जो एनडीए सरकार है, वो नदी जोड़ने के लिए बिल्कुल प्रयासरत है और लगातार जोड़ने की प्रयास कर रही है। भारत में कुछ नदियों को जोड़ा गया, जैसे मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी को जोड़ दिया गया था सन 2006 के आसपास। मध्य प्रदेश और यूपी का ज्वाइंट वेंचर था, दोनों ने मिलकर के इस नदी को जोड़ा था। 2015 या 16 में जब मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सिंहस्थ आया था उज्जैन में, तो शिप्रा नदी को नर्मदा नदी से जोड़ा गया था पाइपलाइन के माध्यम से। 2015 में आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश में ही बहने वाली कृष्णा नदी, दोनों को जोड़ दिया गया था। बड़ी नदी में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण नदियां हैं। गंगा नदी को भी अलग छोटी छोटी नदियों से जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, अगर इस तरह से जोड़ा जाएगा तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो लाभ क्या क्या है? पहला लाभ, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम टू बी रिड्यूस्ड। पहला क्या लाभ हुआ? नदी जोड़ो योजना का पहला लाभ है, हाँ देखिए, प्रोजेक्ट लाया गया है, किताबों में है कि पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है वो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, किताबों में लिखा हुआ है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है, बिल्कुल सही, आपको पता है वो। ग्राउंड लेवल पर बेतवा और केन का कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन 2006 में मध्य प्रदेश और यूपी सरकार के बीच में परियोजना लाई गई थी, बिल्कुल लाई गई थी। हाँ, तो नर्मदा को शिप्रा से जोड़ा गया। देखा जाए तो ये भी कोई लिंक प्रोजेक्ट नहीं है, खाली पाइपलाइन से उस समय के लिए पानी ला दिया जब सिंहस्थ में पानी की जरूरत थी, है ना। तो वो देखा जा सकता है कि कुछ वो भी पार्शियल लिंक है, पूरी तरह से लिंक प्रोजेक्ट नहीं है। पाइपलाइन के थ्रू पानी तो आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो। तो उस पर भी क्रिटिसिज्म है कि मध्य प्रदेश में जो लिंक किया गया ना नर्मदा शिप्रा, वो भी एक तरह का नदी जोड़ो प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं है। वो सरकार ने खाली वहां पर पानी व्यवस्था करने के लिए सिंहस्थ के लिए पाइपलाइन डाल दी। तो वो तो नहर बन गई एक तरह से। तो पूरी तरह से जो जुड़ाव तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन ऑप्शन में लिखना तो पड़ेगा। जैसे अगर आपको आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखोगे ना, अच्छा आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोग्राम लाया गया था 2016 में, 2006 में मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, जिसमें इन दोनों नदियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया। प्रावधान रखा गया, ये बस ये लिखना है। नहीं जोड़ा गया है ये लिखना ही मत। जो नहीं जोड़ेगी उसका प्रावधान लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो लिखना हमको। इससे क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। पेयजल की समस्या का समाधान होगा इससे। एक एक सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा, ड्रॉट एंड फ्लड प्रॉब्लम्स विल बी रिड्यूस। ड्रॉट, सूखे की समस्या और बाढ़ की समस्या, दोनों से निजात मिलेगा। कैसे निजात मिलेगा? हाँ, कैसे निजात मिलेगा? निजात ऐसे मिलेगा कि अगर नदी का पानी किसी दूसरी नदी में जोड़ दिया जाए, तो जो नदी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा आ रही थी, वो पानी का जो है लेवल कम होगा, बाढ़ कम आएगी। और उससे जो पानी आप दूसरी जगह ले जा रहे हो, वहां पहले से सूखाग्रस्त एरिया था, तो उससे सूखे की समस्या का समाधान भी हो सकता है। ये भी आप आंसर इससे कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या हो गया? पेयजल की समस्या का निदान, लिखते चलिएगा पॉइंट पॉइंट। पेयजल की समस्या का निदान। दूसरा पॉइंट, सूखा और बाढ़ की समस्या कम होगी, सूखा में कमी आएगी, बाढ़ की समस्या में कमी आएगी।
तीसरा, पानी अगर आप सूखाग्रस्त इलाकों में भेज रहे, इसका मतलब वहां पर सिंचाई की सुविधा होगी। द शेयर ऑफ इरिगेशन इरिगेटेड लैंड इन एग्रीकल्चर विल इंक्रीज, यानी कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का शेयर यानी सिंचाई का स्तर बढ़ना शुरू होगा। किससे? नदी जल प्रोग्राम से। मेन तो सिंचाई के लिए करी गई थी ना। देखिए ना, 1858 में भी जो इंजीनियर थे वो कौन से? सिंचाई इंजीनियर थे। इन्होंने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए तो मेन किया था। ब्रिटिशर्स को भी एग्रीकल्चर को बूस्ट करना था इंडिया में, सिंचाई के लिए उन्हें जोड़ना शुरू किया, लेकिन कोई जोड़ नहीं पाए, खाली एक आइडिया लेकर के आए थे। अभी भी ये इंडिया में चल रहा है। कैनॉल टू बी डेवलप्ड, इसके द्वारा नदी जोड़ो प्रोग्राम के द्वारा ही हम लोग क्या नहरों का विकास करेंगे और नहरों के माध्यम से विभिन्न गांवों तक, विभिन्न खेतों तक पानी को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये भी कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग विल बी विल लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए क्या होगा, नदी को जोड़ा जाएगा ना, तो नदी के बहाव को कम कर सकते हैं हम लोग। अगर नदी का बहाव इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, उबड़ खाबड़ जगह नहीं रहेगी, नहरों बड़ी बड़ी नहरें बनाकर जोड़ देंगे, तो इससे वाटर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया जा सकता है। वर्तमान में कई नदियां ऐसी है भारत में जहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे फर्स्ट बनाया गया है। ऐसे अगर आप टोटल वाटरवे भी करोगे तो लगभग 111 के आसपास वाटरवेज हमारे इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं, चल रहे हैं, जिसमें से 6 बड़े बड़े भी हैं। तो कई सारे वाटरवेज बनाए जा सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री को काफी फायदा होगा कि जो माल, जो सड़कों पर जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एक्स्ट्रा ट्रैफिक बर्डन है, उसको कम किया जा सकता है। सड़कों के ट्रैफिक को कम करना है तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या, रेल आ गया, लेकिन रेल का इतना जल्दी फास्ट विकास नहीं हो पा रहा है। तो एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास में होगा कि हम लोग जल परिवहन को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें। तो जल परिवहन उसका एक ऑप्शन हो सकता है। जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा लो कॉस्ट में, कॉस्टिंग कम होगी तो हमें चीजें आसानी से और मिनिमम कॉस्ट पर भी हमें उपलब्ध होगी, तो एक बड़ा अच्छा है, महंगाई कम हो सकती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे, टूरिस्ट प्लेस बनेंगे बिल्कुल। अगर नदी के द्वारा नदियां जोड़ा जा रहा है, पानी अगर बहुत सारे एरिया में हो रहा है, तो वहां पर शिप चला सकते हैं, वहां पर नाव से लोगों को टूरिस्ट प्लेस, वहां टूरिज्म का मजा दे सकते हैं, कुछ कुछ अच्छे स्पॉट बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ये एक फायदा हो सकता है इसका। और एक और चीज, लास्ट जो चीज है, अगर ज्यादा पानी मिलेगा तो वनों की मात्रा में इजाफा होगा। अब अफॉरेस्टेशन विल बी इनकरेज्ड। इसका मतलब ये है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको वृक्षारोपण करने के बाद पानी देने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि पानी ऑलरेडी जल स्तर भूमि का बढ़ चुका होगा। इससे पेयजल की समस्या समाप्त हो ही जाएगी। जल स्तर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, कुओं, नलकूपों आदि का जल स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में नहर नहीं भी है तो पूरे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो नदी जोड़ो परियोजना जो है, ये बहुत सारे आयामों में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। शिवराज जी लिख रहे हैं कि लगातार पानी, बिल्कुल लगातार पानी आ रहा है। उसका मेन उद्देश्य था, क्रिटिसिज्म किया गया, लगातार पानी आ रहा है उसमें। मैं खुद उज्जैन जिले से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी इस बारे में पता है। वहां पर बहुत लोगों को सिंचाई सुविधा मिली है, लेकिन फिर भी लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स है वहां पर कि सही समय पे नहीं छोड़ते पानी, पानी की समस्या तो बनी रहती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिस पर मैंने आज का टॉपिक डाला था, बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना। भारत में नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई थी, कौन, किस व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर के आए थे भारत में सबसे पहले। इन्होंने इस चीज का इनॉग्रेशन किया था। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को एक नाम दिया था, आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई थी। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? अगर सीधा बांध बना दिया जाए, खाली एक बांध बना दिया जाए, छोटा सा बांध बना दिया जाए पानी को रोक करके, तो उस पानी का इस्तेमाल केवल आप सिंचाई में कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा अन्य किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है, तो उसका नाम, उसको बोल सकते हैं बहुउद्देश्य, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बढ़ गए ना। सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का उपयोग किया जाए, पन बिजली उत्पन्न कर सकते हैं,
पेयजल की आपूर्ति हो सकती है, वन्य जीव संरक्षण हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बहुत बड़ा अगर आपने रिजर्वायर बनाया तो सो ओब्वियसली बात है उसमें बहुत सारे जीव जो है, जीव जंतु, उसके एक तो जलीय जीवन को भी फायदा पहुंचेगा, साथ ही साथ उसके आसपास फॉरेस्टेशन होगा उसको भी फायदा पहुंचेगा, बहुत ज्यादा फायदा है। फिशिंग यहाँ पर की जा सकती है, मत्स्य यहाँ पर मत्स्य उद्योग जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। और ऐसे कई सारे बांध यहाँ भारत में बने हुए हैं, परियोजना बनी हुई जहाँ पर मत्स्य उद्योग को काफी बड़ा फायदा पहुंचा है, क्योंकि भारत में मछली यानी मांसाहारी लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिनकी डिपेंडेंसी मछलियों पर है। और भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहां से मछलियां लगातार पकड़ रहे हैं, लेकिन कमी आ रही है समय वहां यहाँ पर मछलियों के बीज डाल करके पूरी तरह से यहाँ पर खेती की जा सकती है, एग्रीकल्चर, पीसी कल्चर बोलते हैं मछलियों के पालन को, तो ये किया जा सकता है एक तरह से। तो एक बहुउद्देशीय, अब भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा गया था एक बार, कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई थी वो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बनाई गई थी, उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। आप इस उत्तर को भी लिख सकते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन सी घाटी परियोजना? दामोदर नदी घाटी परियोजना, वेस्ट बंगाल में है ये। अब ये नदी घाटी परियोजना दामोदर किस नदी से इंस्पायर है? यूएसए की एक नदी घाटी परियोजना है, उसका नाम है टेनसी, टेनसी नदी घाटी परियोजना। यूएसए की टेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है ये परियोजना। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था यूपी के किसी एग्जाम में कि टेंसी नदी घाटी परियोजना से या दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना से इंस्पायर्ड है, प्रभावित है, तो वो यूएसए की टेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। ये परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सीधी सी बात है अगर नदियों का पानी अगर किसी और जगह पर स्टोर किया जा रहा है तो नदियों के पानी का जल स्तर कम होगा, नदी अपनी अपनी वैली यानी घाटी से बाहर बहना बंद कर देगी, और ऐसे में नदियों का जो नियंत्रण हो रहा है, जो बाढ़ आ रही है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। पेयजल की आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन हो सकता है, नहर परिवहन, नहर बना करके आप जो है सिंचाई को बढ़ावा दे सकते हैं, परिवहन भी बढ़ाया जा सकता है। मैंने अभी बात कही थी कि नदी जोड़ों में आप परिवहन को, वाटरवे को डेवलप कर सकते हो, पर्यटन, वन्य जीवों को भी संरक्षण मिल सकता है। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव लिख दिए तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य को समझाइए, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या लाभ है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वही लाभ है जो नदी जोड़ो परियोजना के लाभ है, वही लाभ लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, अलग से उत्तर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ पॉइंट हटा दो एक आध तो काम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक साथ सारी नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ लेंगे। पहली नदी घाटी परियोजना है जो चंबल नदी घाटी परियोजना। आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना किसको कहा जाता है? गांधी सागर प्रोजेक्ट को कहा जाता है। 1953-54 में 1953-54 में चंबल नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन बनने में समय लग गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1954 में इसका प्रारंभ किया गया था। देखिए 53-54, 34 33 34 लिखा जाता है, यहाँ पर खाली 34 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में लिखे जब भी लिखा होता है तो इकोनॉमी के वर्ड में लिखा जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 93 1953-54 होगा। तो हमेशा जब आपको दिखे ना 2 साल, तो 2 साल क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर को बताते हैं, ठीक है। तो आपका प्रारंभ कब हुआ था? गांधी सागर कहाँ पर है? पहली बात तो ये है आपके मंदसौर में। कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। मध्य प्रदेश का प्रथम जल विद्युत प्रोजेक्ट है। 1960 में ये लगभग तैयार हो गया था,
इसको जल विद्युत उत्पन्न करने में धीरे धीरे इसको बढ़ाने में काफी समय लगा। पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ गई है और 115 मेगावाट की यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। पूरे पूरे चंबल घाटी परियोजना से लगभग 386 मेगावाट निकलता है, बहुत कम है हालांकि। 386 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, जो है काफी कम, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में पहला इनिशिएटिव था, इसलिए काफी मान सकते हैं कि काफी अच्छी है। दूसरा था राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है और 1964 में कंप्लीशन हो गया था। 172 मेगावाट, 172 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। 172 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कौन सा? ये राणा प्रताप सागर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर। देखिए जवाहर सागर जो है वो कोटा के नजदीक है और यहाँ पर जवाहर सागर के साथ साथ एक और बना हुआ है, कोटा बैराज। कुछ लोग दोनों को जवाहर सागर या कोटा बैराज लिखा होता है कहीं भी जाके, लेकिन जवाहर सागर अलग है, कोटा बैराज अलग है। दोनों चंबल पर है लेकिन जुड़े हुए पास पास है, इस वजह से इनको एक ही पढ़ लेते हैं, जवाहर सागर या कोटा बैराज। कोटा बैराज जल्दी बन गया था 1960 में, लेकिन ये छोटा था। ठीक है। और जवाहर सागर थोड़ा बड़ा था जिसमें 99 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये क्या हो गया आपके तीन मेन जल विद्युत परियोजनाएं। ये नदी घाटी परियोजनाएं जो किसके ऊपर बनाई गई थी? चंबल नदी के ऊपर बनाई गई थी। चंबल नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। मैंने लिखाया था 112 किलोमीटर की सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में चंबल, जबकि 210 किलोमीटर की सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चंबल। तो ये ध्यान रखना, किन किन राज्यों के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, ये जरूर आप लिखें। हो सकता है इससे आपका फायदा हो जाए। पहली परियोजना ये हो गई। मेरे ख्याल से सब समझ में आ गए होंगे। जो लोग भी देख रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है वो नोट्स बनाते चले, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। समझने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, होगी आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा। अच्छा, चंबल नदी पर यहीं पर एक जलप्रपात भी बना हुआ है, मैंने आपको बताया था, भेसरोडगढ़। चूलिया जलप्रपात मैंने लिखाया था ना, लास्ट क्लास में शायद बताया था। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर हाई है ये, 18 मीटर ऊंचा है, काफी अच्छा जलप्रपात, फेमस है, ये लिख सकते हैं आप। फिर आती है अपनी नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना में कौन कौन सी परियोजना शामिल है? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध को एक और नाम दिया जाता है पुनासा बांध भी बोलते हैं, खंडवा जिले में है ये पुनासा बांध। खंडवा के पुनासा नाम की जगह पर इसलिए इसको पुनासा डैम भी कहते हैं और इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। 1984 में ये इंदिरा गांधी ने इसका शुभारंभ किया था, प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था। काफी समय लग गया इसको बनने में, लगभग 2006-2007 तक समय लगा इसको ढंग से स्टार्ट होने में। तो इंदिरा सागर बांध सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है सरदार, इनको सबको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। सरदार सरोवर बांध आपको पता ही है, सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, क्योंकि सबसे बड़ा कंक्रीट बांध जो है वो अमेरिका में है, जिसका नाम है ग्रैंड कोली डैम। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध पूछा जाए तो ही ध्यान रखना, कंक्रीट बांध में दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का है। महेश्वर में महेश्वर बांध है, महेश्वर जिले में महेश्वर बांध है, खरगोन में आता है ये। ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर जगह पर ओंकारेश्वर बांध है। और रानी लक्ष्मीबाई, इसको बरगी भी बोलते हैं, ये जबलपुर में है। रानी अवंतीबाई, सॉरी, लक्ष्मीबाई तो माता टीला बांध को बोला जाता है। रानी अवंतीबाई जो बांध है ये बरगी नदी पर है। बरगी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी है, और भी बताऊंगा मैं, जैसे जोघट बांध, मान परियोजना। जोघट जो है वो हथीनी नदी पर है, मान परियोजना मान नदी पर है, चोरल परियोजना चोरल नदी पर है। लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है वो अभी कर लेते हैं, धीरे धीरे भी सब सारे के सारे प्रोजेक्ट मैं आपको लिखवा दूंगा। एक एक करके बात करते हैं।
मैप में अगर आप देख पा रहे हो तो मैप में देखा जा सकता है कि ये बांध जिनकी मैंने चर्चा की ये कहाँ कहाँ पर है, ज्यादा इजीली समझ में आएगा मैप में अगर आप देख पा रहे हो। सबसे पहला बांध जो नर्मदा नदी पर बनाया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पर सबसे पहले कौन सा बांध बनाया गया था, तो बरगी बांध बनाया गया था जबलपुर में। बरगी बांध जिसका नाम एक और क्या है, रानी अवंती बाई जो है वो पहला है ये। 100 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है, 100 मेगावाट। फिर उसके आगे जाओगे तो तवा बांध मिलेगा आपको। तवा बांध जो तवा नदी पर बना हुआ है। अब तवा बांध आप नर्मदा नदी परियोजना में जोड़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तवा परियोजना में भी जोड़ सकते हो क्योंकि तवा अपने आप में एक बड़ी नदी है। तो नर्मदा में ना जोड़ के उसको तवा परियोजना में पढ़ लेंगे। आगे जाओगे तो ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर बांध मिलेगा आपको। खंडवा जिले के मंधाता गांव में ये ओंकारेश्वर, जहां पर ओंकारेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, वहां पर शिवलिंग भी आपको मिलेगा। 520 मेगावाट का वहां पर लक्ष्य रखा गया है प्रोड्यूस करने का। लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हो पाती है, कब तक हो पाती है, ये डेटा भी फाउंड नहीं है, लिखा गया बस 520 मेगावाट है। ठीक है। उसके बाद महेश्वर बांध, आपको महेश्वर अपने आप में एक पर्यटन स्थल है क्योंकि महेश्वर रानी अहिल्याबाई की नगरी कही जाती थी, उनकी राज उस समय वहां पर शासन करती थी पूरे एरिया में। तो महेश्वर एक बड़ा एक पर्यटन स्थल है। उसके बाद आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गुजरात में सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में मिलेगा। और यही इंदिरा सागर बांध जो है आपको मिल जाएगा ये खंडवा जिले में। तो ये सारे बांध जो आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मेन बड़े बड़े बांध है उनकी चर्चा करनी है, अगर मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी परियोजना को समझाइए तो आपको कौन कौन से बांध लिखने हैं ये समझ जाइए बस। नंबर एक, आपको लिखना है रानी अवंतीबाई परियोजना जो बरगी नदी पर है। नंबर दो, खंडवा में स्थित इंदिरा सागर परियोजना। महेश्वर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर, पांच के अलावा नहीं लिखना है। बाकी छोटी नदियों पर दूसरे हैं तो उनकी बात हम लोग अलग नदियों में कर लेंगे, आपको भी उसमें मेंशन नहीं करना है। बड़ा प्रश्न पूछा गया तो शायद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंदिरा सागर बांध, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंदिरा सागर बांध में क्या है। इंदिरा सागर बांध पहले तो कहां पर स्थित है, खंडवा में स्थित है। खंडवा में जो जगह है उसका नाम क्या है, पुनासा। पुनासा में स्थित है। 1000 मेगावाट, ये ध्यान रखना, काफी बड़ा पावर प्रोजेक्ट है ये। 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। देखिए सरदार सरोवर जिसमें जिसका लक्ष्य तो 6000 का है लेकिन फिलहाल में 1464-65 के आसपास ही करते हैं वहां पर। सरदार सरोवर के बनने से पहले नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जो रिवर प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा जो बिजली उत्पादन करने वाला जो प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, इंदिरा सागर परियोजना थी। तो उसके बाद अब ये दूसरे नंबर पर आ चुकी है, सरदार सरोवर पहले नंबर पर है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाएगा ना तो फिर नाम इसी का आना चाहिए। नेक्स्ट है, इसकी आधारशिला खुद इंदिरा गांधी ने रखी थी। कब रखी थी, 1984 में इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और इसको बनते बनते लगभग 2006 या 2007 तक कंप्लीट हुआ था। ठीक है। ऊंचाई वगैरह ध्यान नहीं रखना है क्योंकि हर एक बांध की आप ध्यान नहीं रख पाओगे। बांध की लंबाई 653 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है 92 मीटर है। तो ये ध्यान रखने लायक चीजें नहीं है, इसको ध्यान ना रखोगे तो काम हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, कितना मेगावाट का प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है और कब शुरुआत की गई थी। इतना पॉइंट लिख लिया काफी है। ज्यादा पॉइंट लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और गलत लिखोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। ज्यादा पॉइंट लिखने के चक्कर में हम लोग गलत लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्मदा नदी घाटी में, नेक्स्ट जो है आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खाली मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश प्लस गुजरात प्लस राजस्थान प्लस महाराष्ट्र, सबसे कम फायदा अगर किसी राज्य को इस बांध का मिलेगा तो वो राजस्थान को मिलेगा। 4 राज्यों का ज्वाइंट वेंचर है। मैंने बताया था फिलहाल में 1462 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इसका जो जो टारगेट है ना वो 6000 के आसपास तक है। 6000 के आसपास तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इंस्टॉल्ड बिजली जो है सबसे जो अभी की तारीख में हो रही है वो कितनी है, 1462 मेगावाट। इसकी ऊंचाई 136 मीटर है, 138 मीटर ऊंचा है।
और ऊंचाई की दृष्टि से ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है, सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपका टिहरी बांध, जो कि 260 मीटर के आसपास ऊंचा है। और टिहरी के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है आपका भाखड़ा नांगल बांध। और तीसरा सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपका सरदार सरोवर बांध, जो लगभग 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है। ये जो डेटा लिया जा रहा है कहीं ना कहीं किताबों से उठाया गया डेटा है, घबराइए मत आप। डेटा आप जैसे बोल रहे हैं ना 1200 मेगावाट कर रहा है, एक बार वो डेटा कंफर्म कर लीजिएगा, देखिएगा। 1462 ही डेटा मुझे मिला है, तो वही मेंशन किया गया है। ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का 57% भाग, ये जरूर ध्यान रखना कि सरदार सरोवर बांध में से बिजली का 57% हिस्सा मध्य प्रदेश को जाएगा। ठीक है। राजस्थान को कोई बिजली नहीं मिलेगी। राजस्थान को सरदार सरोवर बांध से कोई बिजली नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश को 57% भाग मिलेगा, 27% लगभग महाराष्ट्र को, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो मिलेगा गुजरात को। ध्यान इसको रखिए इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महेश्वर बांध। महेश्वर बांध की बात करें तो महेश्वर बांध जो है खरगोन जिले में है, और 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, देखिए दो चीज लिखी गई है, एक होती है कि उत्पन्न कितनी कर रहा है, एक होती है कैपेसिटी कितनी है। ज्यादातर जगह पर खाली कैपेसिटी लिखा गया है, उत्पन्न करने की तो कुछ है ही नहीं। एमपी को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, एमपी को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। एमपी को पानी तो चारों राज्यों को मिलेगा। इस सरदार सरोवर बांध से पानी चारों राज्यों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली तीन राज्यों को मिलेगा, चार राज्यों को पानी मिलेगा, एक बार और देख लीजिएगा आप। ठीक है। महेश्वर बांध की बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 400 मेगावाट कैपेसिटी है। खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। महेश्वर के बारे में इतना लिख सकते हैं। ओकारेश्वर बांध की बात करें तो खंडवा के मंधाता में है, और 320 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है बिजली उत्पन्न करने की। ठीक है। जो 1462 मैंने बताया वो भी इसकी कैपेसिटी है सरदार सरोवर की। हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो सकता है, मे बी आप सही बोल रहे हो। इसकी लंबाई और ऊंचाई भी ध्यान में रखना है, बस ध्यान इतना रखना है कहाँ पर है। मंधाता जी गांव में है ये, खंडवा में, और 320 मेगावाट की बिजली का उत्पादन ये कर रहा है। बरगी डैम जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट तक है, 90 मेगावाट ये पैदा कर रहा है। और जबलपुर, मंडला और सिवनी, इन तीनों को फायदा मिलता है इस बांध का, बरगी बांध का। जो बरगी बांध रानी अवंतीबाई बांध है जो जबलपुर में है, इसमें तीन जिलों को फायदा मिलता है, जबलपुर, मंडला और सिवनी। तो इससे जो बिजली उत्पन्न होती है इन सभी जिलों में बांट दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है थावर परियोजना। मंडला में एक छोटी सी नदी है थावर नदी, उस थावर नदी के ऊपर बनाई गई है ये थावर परियोजना। कोई बड़ी भारी भरकम नहीं है, छोटी सी परियोजना है, इस पे कोई बिजली उत्पन्न नहीं होती है। थावर परियोजना कहाँ पर है, मंडला जिले में थावर नदी पर है। कुछ परियोजना का नाम सीधा सीधा नदी के नाम पर ही है, तो वैसे भी याद रखने की जरा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कंफर्म है, अच्छी बात है, कंफर्म है। देखिए जो जो भी समस्या आती है ना, जैसे 1200 मेगावाट आप बोल रहे, कंफर्म है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि किताबों में उसकी कैपेसिटी के बारे में जरूर लिखा हुआ है। इंटरनेट से सर्च करके देखना पड़ेगा। अब इंटरनेट को हम लोग ऑथेंटिक माने तो अच्छी बात है, न्यूज में अगर आया हो तो बिल्कुल 1200 का। अगर आप बोल रहे कंफर्म श्योर बोल रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है, आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ। और दो चीजें पढ़ने को मिलती है, एक जगह कैपेसिटी लिखा होता है, एक जगह लिखा होता है इंस्टॉल्ड है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है। बरना परियोजना जो है ये बरना नदी पर है, और मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से एकमात्र बना हुआ है फिलहाल में ये, रायसेन जिले में है। हो सकता है पूछा जाए क्वेश्चन, बहुत पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे। सुकता परियोजना खंडवा और बुरहानपुर की सीमा देखोगे आप, ये खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पे यहाँ पर बांध बना हुआ है, उसका नाम है सुकता बांध। तो खंडवा और बुरहानपुर की दोनों की बाउंड्री पर जो बांध बनाया गया है
वो सुकता बांध है, सुकता नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है और उस पर ये बांध बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चोरल परियोजना। चोरल परियोजना चोरल नदी पर बनाई गई है। चोरल डैम फेमस है इंदौर के नजदीक और इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जोबट परियोजना। जोबट परियोजना झाबुआ, ये अलीराजपुर से एक नदी निकलती है, हथीनी नदी, और झाबुआ जिले में हथीनी नदी पर जो परियोजना बनाई गई थी उसका नाम है जोबट परियोजना। तो जोबट परियोजना या चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जोबट परियोजना या चंद्रशेखर, वैसे भी अलीराजपुर का नाम जो है वो बदलकर चंद्रशेखर आजाद रखा गया था। चंद्रशेखर आजाद परियोजना का नाम भी इसी को कहा जाता है, जोबट को। हथीनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, मैं बता चुका हूं आपको। कहाँ पर है ये? झाबुआ में, झाबुआ और बुरहानपुर की सीमा पर है। सॉरी, झाबुआ पे, बुरहानपुर और उसकी सीमा दूसरा बांध था, हम लोगों ने पढ़ा है। मान परियोजना धार जिले में मान नदी पर है। बहुत कम इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि सीधा सीधा परियोजना का नाम से दिया गया है। धार जिले में, ये धार जिला है आपका, और ये मान परियोजना यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। ये भी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है नर्मदा की। इसलिए बोला जाता है कि नर्मदा नदी पर छोटे बांधों की गणना की जाए तो लगभग 3000 बांध यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, आपने लिखा है कि वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल्कुल एक अच्छा सजेशन है, वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर हो सकता है आपको चीजें नहीं मिल रही हो, डेटा में समस्या हो, वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि वेबसाइट को एक बार प्रेफर करूं। और सुक्ता परी को बालाघाट सागर परी भी कहा जाता है। सुक्ता नदी को, सुक्ता नदी को कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से एमपी जीके में आपने काफी गहन चिंतन किया है। तवा परियोजना की बात करें तो तवा परियोजना जो है वो तवा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस पर बनाई गई है। और ये भी 1000 मेगावाट बिजली का इसका कैपेसिटी है। उत्पन्न कितना करना कर रही है, इसको भी हम लोग वेबसाइट से देख करके कंफर्म कर देंगे। ठीक है, एक बार जाकर वेबसाइट पूरी देखनी पड़ेगी, लग रहा है अब कि वेबसाइट को देख करके हम लोग जो डेटा किताबों में लिखा है उसको थोड़ा सा सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हो सकता है, मुझे लगा कि अगर इनमें से कोई जगह मेगावाट बिजली में अंतर है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन की वर्तमान में कितनी बिजली उत्पन्न कर रहा है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे ही कर दें। एमपीजीके में सबसे बड़ी समस्या यही तो होती है, इतना ज्यादा डेटा है और डेटा की श्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, राजीव सागर प्रोजेक्ट। राजीव सागर प्रोजेक्ट जो है ये बावन नदी पर है। बावन थड़ी एक नदी है, बावन थड़ी नदी पर है। राजीव सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बालाघाट, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की है, जहां बालाघाट जिले पर बनती है मध्य प्रदेश में। तो ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला जो है वो शामिल है। ये ध्यान इसमें रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की ज्वाइंट वेंचर है। बाण सागर परियोजना जो कि आपको मिलेगी शहडोल जिले में, सोन नदी पर है। शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना, नदी कौन सी है? सोन नदी पर, सबसे बड़ा बांध ही वही है। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों का ज्वाइंट वेंचर है, एमपी, यूपी, बिहार। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2:1:1 का यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी इस परियोजना का 50% फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, बाकी 50% में से 25% यूपी और बिहार को दिया गया है। ठीक है, शहडोल में देवलोद, देवलोक एक जगह है, देवलोद, देवलोद नाम की एक जगह है जहां पर ये बांध बनाया गया है शहडोल में। और एमपी, यूपी और बिहार तीनों की जॉइंट वेंचर है, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। 425 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की कैपेसिटी इस बांध में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
अगला, बाण सागर परियोजना। सॉरी, बाण सागर तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है मटियार परियोजना। मटियार परियोजना एक छोटी नदी पर निर्मित है, मंडला जिले में बहुत परियोजना है। मटियार परियोजना मंडला जिले में स्थित है, और मंडला जिले में छोटी सी नदी है मटियार नदी। मैंने आपको बताया मंडला जिले में एक छोटी महानदी भी है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तवा परियोजना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेंच परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ज्वाइंट परियोजना है, छिंदवाड़ा में ये बनाया गया है, और लगभग 160 मेगावाट का इंस्टॉल यहाँ पर कैपेसिटी इसकी है बिजली उत्पन्न करने की। ठीक है। पेंच परियोजना कहाँ पर मिलेगी? छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों का जॉइंट वेंचर है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेन गंगा, अपर वेन गंगा जो परियोजना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें एक बांध बनाया गया है, संजय सरोवर बांध। ये इसका एक और नाम है भीमगढ़ बांध। एक बांध बनाया जाता है यहाँ पर, संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, दुनिया का तो दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मैंने इसके बारे में सर्च भी किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो ऐसा कोई व्यक्तिगत डाटा इस पे आया नहीं कि कौन सा बांध दिया गया है वहां पर। कुछ जगह पाकिस्तान का एक बांध का नाम लिखा गया है, कुछ जगह चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम का नाम लिखा गया है। तो अगर आप में से किसी को ये मिल जाता है तो यहाँ पर एक मेंशन भी कर लेना कि फर्स्ट कौन सा है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो ये डेटा नहीं मिला, किताबों में तो लिखा ही नहीं हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध जो है वो कौन सा है? संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध जो बनाया गया है ये है, और ये बालाघाट जिले की परियोजना है वेन गंगा। अपर वेन गंगा परियोजना दो जिलों में बिलोंग करती है, बालाघाट सिवनी दोनों में बनाया गया है। तो ये बांध भी आपको यहीं पर मिलेगा, और ये मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी एक परियोजना है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट एक ज्वाइंट वेंचर है माता टीला, इसको भी पढ़ लीजिएगा। माता टीला परियोजना का एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसी को कहते हैं, एक और नाम इसका राजघाट परियोजना भी इसी को कहा जाता है। राजघाट परियोजना भी इसी को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना, ये दोनों परियोजना माता टीला नदी परियोजना के नाम से ही जानी जाती है। और माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, और ललितपुर में जाकर के ये बांध बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों का एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। तो आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में इसकी जो बिजली, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 10-10 मेगावाट के, यहाँ पर 3 प्लांट लगाए गए थे। 3, तो टोटल कैपेसिटी होनी तो इसकी चाहिए 30 मेगावाट की कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 24 मेगावाट ही ये जनरेट कर रहा है। हाल ही में न्यूज में आया था, इसलिए मुझे इसका याद है कि हाल ही में न्यूज में ये आया था। हाल ही में न्यूज में क्या आया था कि 24 मेगावाट ही कर पा रहा, 8-8 मेगावाट ही एक यूनिट से कर पा रहा है, 10-10 भी नहीं कर पा रहा, बहुत कम इसकी कैपेसिटी है। भांडेर परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है और दतिया जिले में है, तो ये भी एक पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट परियोजना आपको फिर से मैं रिवाइंड करा दूं। अपर वेनगंगा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ना है तवा परियोजना, पढ़ लेना। तवा परियोजना जो है ये होशंगाबाद में है, तवा नदी पर है, लगभग 1000 मेगावाट का यहाँ पर प्लांट है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। बाण सागर परियोजना जो बनाई गई थी ये देवलोध है, देवलोध लिखा हुआ है, कहीं पर देवलोध मिलता है, ठीक है। देवलोध, देवलोन भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना, हो गया राजीव सागर प्रोजेक्ट बावनथड़ी नदी पर है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का ज्वाइंट वेंचर है।
मान परियोजना मान नदी पर है, जो नर्मदा की सहायक नदी पढ़ चुके हैं हम लोग। जोभट परियोजना जो है वो हथिनी नदी पर है। इसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जानते हैं, झाबुआ जिले में है। झाबुआ अलीराजपुर दोनों का इसका फायदा मिलता है। चोरल डैम चोरल नदी इंदौर में है। सुक्ता परियोजना सुक्तापरी नदी पर है, और ये सुक्तापरी नदी जो है ये बुरहानपुर खंडवा की सीमा पर इसका बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है बरना परियोजना, विश्व बैंक की सहायता से बरना नदी पर रायसेन में बनाई गई है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। थावर तो बहुत छोटी परियोजना है। रानी अवंतीबाई बरगी परियोजना पढ़ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है ये, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी तो 90 है, लेकिन इसकी टोटल कैपेसिटी 100 मेगावाट की है। रानी अवंतीबाई बरगी परियोजना जबलपुर, सिवनी और मंडला 3 जिलों को फायदा पहुंचाती है। ये मध्य प्रदेश का यानी नर्मदा नदी पर पहला बांध है ये, सबसे पहले ये बांध आता है। ओंकारेश्वर बांध की बात करें तो खंडवा के मंधाता गांव में 320 मेगावाट कैपेसिटी के साथ बना हुआ है। महेश्वर बांध खरगोन में 400 मेगावाट कैपेसिटी के साथ बना हुआ है। बाकी सरदार सरोवर और ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई। अब लिखो क्वेश्चन ऑफ द डे। अगली क्लास के लिए क्वेश्चन क्या क्या लिख करके लाना है, जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर भी आप कहाँ लिख दोगे, टेलीग्राम चैनल पर आप भेज देना इसको। पहला क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ये तो मैंने दे ही दिया था ना। फिकेशन क्या है? दूसरा, पॉलीथीन प्रदूषण के हानियां क्या है? समझाइए, हानिया को समझाइए। एक क्वेश्चन ये हो गया। और क्वेश्चन नदियों से लिख सकते हैं। एक वो लिख सकते हैं ना आप, नर्मदा बचाओ अभियान क्या है? समझाइए, ये पढ़ लेना। एक और ये पढ़ लेना, जल अभिषेक अभियान सरकार ने चलाया था ये, ठीक है। ये आप समझ लोगे, पढ़ लोगे तो आपके लिए सही रहेगा।